नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शिलांग पुलिस की तीसरी जांच का दूसरा दिन शिलांग जेम्स के रतलाम स्थित ससुराल में भी पूछताछ जारी। किसानों की आवाज उठाने पर जीतू पटवारी पर एफआईआर, कांग्रेस का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। बारिश के साथ मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। इंदौर पहुंचे डीजीपी कैलाश मकवाना, 3 घंटे की बैठक में बाईपास जाम और सिंहस्थ तैयारियों पर चर्चा। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दीपेंद्र सिंह के परिवार को कोर्ट ने दिए 38 लाख का मुआवजा। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी के भाई से मांगी शादी की तस्वीरें, जेवरों के मिलान की हो रही तैयारी। बाइक सवार बदमाश स्कोडा कार लेकर फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। इंदौर में शिलांग पुलिस अपने साथ शिलांग जेम्स को लेकर आई है, तो वहीं शहर में तीसरी बार सबूत और जांच करने के साथ ही कई सबूत जुटाए हैं, जिसमें पुलिस रतलाम भी पहुंची थी। आज उन्हीं सबूतों की पुख्ता करने के लिए राजा सोनम के रघुवंशी के परिवार के सबूतों को भी लेकर पूछताछ कर सकती है। तो वहीं बताया जा रहा है कि विपिन से भी पूछताछ की गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पहले चरण में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी भी शामिल थी। जांच के दौरान पुलिस उस फ्लैट तक पहुंची जहां आरोपी ठहरे हुए थे। वहां एक काले बैग की तलाशी ली गई, जिसमें कई अहम सबूत मिले, जिसके आधार पर ठेकेदार शिलांग जेम्स, चौकीदार बल्लू उर्फ बालवीर और फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर शिलांग ले जाया गया। अब शिलांग पुलिस दोबारा सबूतों की तलाश शुरू कर दी है। शिलांग जेम्स को लेकर वे उसके ससुराल पहुंचे हैं, जहां एक बैग से सोने की चेन, लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किया गया है। इसी के आधार पर कल राजा रघुवंशी के रिश्तेदार विपिन रघुवंशी से भी पूछताछ की गई। पुलिस सोनम रघुवंशी के परिवार से भी लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस आज शिलांग जेम्स को सबूतों के साथ रवाना कर सकती है। एसआईटी शिलांग की टीम या राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग जेम्स को पीआर पर लेकर यहाँ पर इंदौर आई हुई है और इंदौर में क्राइम ब्रांच के द्वारा असिस्ट किया गया है। परसों उनके द्वारा इंदौर में इन्वेस्टिगेशन किया गया था और कल रतलाम में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए थे और वो एविडेंसेज कलेक्शन के दौरान कुछ रिकवरी करके वो लेके आए हैं और यहाँ पर भी वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंसेज कलेक्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल अभी इंदौर में है एसआईटी शिलांग की टीम और यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर आज भी पूछताछ कर सकती है क्या इस पूरे? डेफिनेटली अगर इन्वेस्टिगेशन में उनको आवश्यक लगेगा तो पूछताछ भी कर सकती है, रिकवरी भी कर सकती है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जहां उनको एविडेंस कलेक्शन के लिए जहां भी उनको उचित लगेगा वो डेफिनेटली करेंगे। सर कल राजा रघुवंशी के भाई विपिन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। देखिए उनको इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ लगेगा तो डेफिनेटली वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं। और कितने दिन रुक सकती है? संभवतः 1-2 दिन रुक सकती है। अभी इसके बारे में ट्रेवल प्लान इनके द्वारा शेयर नहीं किया गया, लेकिन संभव है कि 1 या 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सर कुछ और लोग भी चिन्हित किए हुए हैं इस पूरे एपिसोड में? और कुछ अभी उनके तरह और कुछ बताया शेयर नहीं किया गया है, क्योंकि अब शिलांग जेम्स भी 6 दिन की रिमांड पर है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है और उनके द्वारा भी मुझे लगता है 1 या 2 आज या कल में शिलांग का एसआईटी की टीम वापस चली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर में दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस लामबंद हो गई है। इंदौर में कांग्रेस ने एफआईआर को गलत बताते हुए संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के रूप में संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने मामले में गलत कार्रवाई का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों और गरीबों की आवाज उठाने के कारण जीतू पटवारी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और अशोकनगर में दर्ज हुई एफआईआर इसका उदाहरण है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह से राजनीतिक कारणों से कार्रवाई होती रही तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पटवारी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वायरल वीडियो 26 जून 2025 को सामने आया था, जिसमें एक युवक ने मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि मामले के गरमाने के बाद युवक ने अशोकनगर कलेक्टर को दिए शपथ पत्र में कहा कि उसके साथ केवल मारपीट हुई थी। साथ ही उसने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस नेता उसे और उसके भाई को ओरछा लेकर गए थे, जहां जीतू पटवारी से मुलाकात करवाई गई और उसे उकसाया गया। इसी आधार पर पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, अशोकनगर के मुगावली थाना क्षेत्र के 2 युवक थे, जिनके साथ कुछ लोगों ने बहुत गंदी, शर्मनाक, ओछी हरकतें करी। मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने हैं, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ
तानाशाही हो रही है, जहाँ जहाँ गरीबों को और आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को कुचला जा रहा है। लगातार जीतू पटवारी जी वहाँ जाकर उनकी आवाज़ को प्रशासन तक और शासन तक पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में जब जीतू पटवारी जी अशोकनगर जाते हैं, मुंगावली थाने के वो युवकों की बात सुनते हैं, माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा करते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ उनसे ही शपथ पत्र झूठा दिलवाकर और उन पे FIR दर्ज की गई। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। आप जो टारगेटेड राजनीति कर रहे हैं, इंदौर में हमारे एक पार्षद के खिलाफ लगातार 2 बार कार्रवाई कर दी गई, हमारे जिला अध्यक्ष जी पर भी और प्रदेश अध्यक्ष जी के भाइयों पर जिस तरह से FIR दर्ज की गई, और अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे FIR दर्ज की गई। कांग्रेस भी आएगी, हम लोगों ने भी सत्ताएं देखी है, पर इस तरह का जो आप जो कर रहे हैं, इस तरह की मानसिकता कभी कांग्रेस की नहीं रही। कांग्रेस इस FIR के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी और सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। आपने पार्षद की बात करी, फरार चल रहे, क्या नहीं लगता उनके सामने आकर जो है लेकर कार्रवाई करनी? देखिए, लगातार पिछली बार वो 14 दिन जेल में रहे, उन्होंने आतंकवाद का पुतला जलाया, और उनकी विजुअल से छेड़छाड़ करके एक ऑडियो पाकिस्तान जिंदाबाद का डाल दिया गया और उनको बंद कर दिया गया, जबकि उसी प्रकरण में, उसी आंदोलन में बीजेपी के नेता भी थे, उनका नाम नहीं लिखा गया। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, टारगेट के तहत हो रहा है, इसलिए वो थोड़े डरे हुए हैं, अग्रिम जमानत का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये झूठा प्रकरण है और थोड़े दिनों में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, अभी लगातार प्रशासन बीजेपी के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब भी किसी गरीब दलित जनता की आवाज़ उठाने लगते हैं, इस तरीके के झूठे मुकदमे उन पर लाद दिए जाते हैं। प्रदेश भर में आप देखिए, जीतू पटवारी जी जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी पूरी कोशिश करती है ना किसी रूप में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का ये कार्य किया जा रहा है। दलितों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, बेसहाराओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, कोई भी हो, देखिए किस तरीके से प्रदेश में डकैती, लूट, आज 35 घंटे तक हाईवे जाम है, पर कोई जनप्रतिनिधि वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। उस मामले में किसी पे प्रकरण दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, जवाबदारों पे उसमें भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप देखिए, 3 लोग जाम के अंदर मर गए, लेकिन कहीं प्रशासन को कुछ नहीं हुआ कि किसी एक जवाबदार आदमी पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करे। आदिवासियों के मकान उखाड़ के फेंक दिए। यदि उसकी आवाज़, अब आप देखिए कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, आज अखबारों में देखा कि शिवराज जी आदिवासी लोगों को लेके गए कि इनका मकान गलत टूट गया। अब आप बताइए, इससे बढ़ के क्या होगा कि 20 साल का रहा हुआ CM जो है वो इस तरीके से आंदोलन के लिए और ये आवाज़ उठा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरी विपक्ष की आवाज़ दबाने का एक काम है। जीतू पटवारी तो एक बहाना है और ये घटना तो एक बहाना है। किसी भी तरीके से विपक्ष जो है इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके, सही बात नहीं उठा सके, इसके लिए कहेंगे। बारिश का मौसम शुरू होते ही जल जनित बीमारियां भी जोर पकड़ने लगती है। आपको बता दें कि शहर इंदौर में पिछले कई दिनों से बारिश रुक रुक कर अच्छी हो रही है। बारिश को लेकर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। बदलते मौसम का असर आम जनजीवन पर साफ देखा जा सकता है। बारिश के इस मौसम में सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और दस्त से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जोड़िया के अनुसार मौसम बदलते ही खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों में मौसमी बीमारियां तेजी से फैलती नजर आती है। मरीजों को दवाइयों के साथ साथ मौसम से बचाव और खान-पान संबंधी जरूरी सलाहें भी दी जा रही है। देखिए, मूलतः जो वर्षा जनित बीमारियां होती है उसमें प्रमुख बीमारी जो है दस्त की बीमारी है, डायरिया, डिसेंट्री की बीमारी होती है। उसके बाद टाइफाइड और तीसरे नंबर पर पीलिया का नंबर आता है। ये सभी दूषित पानी पीने से और इनके दुष्प्रभाव के कारण होती है। जहाँ तक वर्तमान में OPD संख्या बढ़ने की बात है, तो लगभग 15 से 20% के करीब मरीज इसी तरह के आ रहे हैं। सर, जो गाइडेंस है, समझाइश आप लगातार देते हैं हर मौसम में, इस मौसम में किस तरह की समझाइश आप दे रहे हैं? देखिए, मूलतः चूँकि जल जनित है, इसलिए ये बताना जरूरी होता है कि स्वच्छ जल का उपयोग करें। कई बार क्या होता है कि बारिश के कारण
जो नल सप्लाई रहती है, अगर कहीं लीकेज होता है तो उसमें दूषित जल भी आ जाता है, कई बार सीवर का पानी भी आ जाता है, कई बार जो नलकूप का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी गंदा पानी मिक्स होके आने लगता है। तो पहला जो उनको बताया जाता है, जो मरीज़ होते हैं उनके परिजनों को, अथवा जो मरीज़ ना भी हों तो उनको भी, और अभी वर्तमान में आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोगों को प्रथम ध्यान अपने स्वच्छ जल पे रखना चाहिए। यदि आपकी कॉलोनी में साफ़ पानी नहीं आ रहा है तो कृपया अपने प्रतिनिधि, जो वार्ड मेंबर होंगे, प्रतिनिधि होंगे, उनसे संपर्क करें ताकि नगर निगम इसका कुछ उपाय कर सके। दूसरा एक साधारण उपाय जो सदियों से चला आ रहा है कि जल को उबाल कर रख लें और उसको ठंडा होने के पश्चात उपयोग करें। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप क्लोरीन की टैबलेट रात में डाल के सुबह पीने योग्य पानी हो जाता है। 20 लीटर में 1 गोली डालते हैं, समग्र अभी ऐसी गोलियाँ भी आ गई कि उनका स्वाद या गंध भी नहीं आती है, तो आप पीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से पी सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि न सिर्फ जल से बल्कि कुछ खाने-पीने की वजह से भी होता है। कुछ सब्जियां, अगर आपको याद हो तो वर्षों पहले नाले के किनारे उगाई गई थी, ऐसी सब्जियां में जो गंदे कीड़े रहते हैं ये आ जाते हैं और वो खाने से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस मौसम में हरी सब्जियां जितना फ़ायदा करती हैं उतना ही नुकसान भी कर सकती हैं यदि उन्हें सही तरीके से धोया ना जाए और वापरा ना जाए। तो मेरा आपके माध्यम से पुनः ये अनुरोध है कि हरी सब्जियां इस्तेमाल ज़रूर करें, परंतु उन्हें अच्छी तरह से धो लें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अधिक पके हुए फल या अधिक पकी हुई सब्जियां ये इस्तेमाल ना करें, और इनको हमेशा भोजन को ढककर, जल को ढककर रखना चाहिए। बासी भोजन ना करें। एक बार में आपके घर में जितना उपयोगिता हो उतना ही भोजन का निर्माण करें तथा उसे उपयोग करें। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना उज्जैन के बाद इंदौर पहुंचे और यहां पर ग्रामीण और शहरी पुलिस अधिकारियों के साथ तमाम विषयों पर चर्चा की। दिन में मुख्य विषय नशा, अपराध सहित बेहतर पुलिसिंग को लेकर की गई। साथ ही डीजीपी ने जिन थानों को ISO से प्रमाण पत्र मिले उन्हें भी भेंट किया गया। नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। एक्चुअली अभी पूरे प्रदेश में करीब 25,000 का बल हमारा जो स्वीकृत है उससे कम है, जिसमें करीब 6,500 अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नए जवान। तो भी ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार की हमारी वैकेंसी उसके बाद भी बचेगी। तो 7,500 का फोर्स कांस्टेबल्स का हमने गवर्नमेंट से अभी स्वीकृत कराया है, और सब इंस्पेक्टर सूबेदार का रिक्रूटमेंट भी काफ़ी पिछड़ गया है, ऑफिस स्टाफ का रिक्रूटमेंट पिछड़ गया है। 500 उनकी पोस्ट भी हमने सेंक्शन कराई है, और 8,500 पदों की स्वीकृति शासन से हमने हाल ही में कुछ महीने पहले प्राप्त की है। कर्मचारी चयन मंडल को हमने उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुरोध कर चुके हैं, और उसमें जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक साथ करने से फिर आगे चल कर के कुछ साल बाद उनके प्रमोशन वाली समस्या आएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा फेजेस में हम कर रहे हैं। बट समस्या है। एक मिनट आपका हो गया। जोन की बैठक हुई है सर, क्या एक्चुअली ज्वाइन करने के बाद में मैंने सोचा था कि हमारे सभी फील्ड के अधिकारियों से जोन्स में जा कर के उनसे हम बैठक करें, समीक्षा बैठक, अपराध के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और जो पुलिस मुख्यालय से समय समय पे कई इंस्ट्रक्शंस हम जारी करते हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। और फील्ड के ऑफिसर्स, जैसे हमने SDOPs कल उज्जैन की जो हमने रिव्यू मीटिंग की थी, आज अभी कमिश्नरेट इंदौर की हुई है, इंदौर ग्रामीण के भी हमारे अधिकारी साथ में हैं, तो वहाँ से भी हर ज़िले से एक SDOPs को भी हमने बुलाया है, हमारे DSP रैंक के ऑफिसर्स को, जो पुलिस स्टेशन के फर्स्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पर काम करने में क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं और हम बेहतर अपना पुलिसिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमें अपने अनुभवों से लगा कि ये अगर हम करते हैं तो और हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो सारा, तो ये एक रिव्यू कम इंटरेक्टिव वीकेंड से कि रिव्यू मीटिंग के साथ साथ में इंटरेक्शन टाइप से भी हमारे अनुभव शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस, और उधर से भी उनके फीडबैक लेना, उस तरीके से तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन बेसिकली हो रहा है। और सारे जोन्स में मैं कवर करूँगा। पहले
जबलपुर बालाघाट कवर हो चुका है, भोपाल कमिश्नरेट, भोपाल रूरल हो चुका है, कल उज्जैन जोन हो गया, आज इंदौर कवर हो जाएगा। उसके बाद में फिर मेरे ख्याल से 7 कवर हो जाएंगे, 6 फिर और बचेंगे। वो जल्दी ही मैं कोशिश रहेगी कि सारे एरियाज़ में मैं जल्द से जल्दी पहुंचूं, अधिकारियों से डिस्कस करूं। ऑपरेशन आप जो मीटिंग ले रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले इंदौर में एक महाजाम लगा। 48 घंटे तक इंदौर का बाईपास जाम रहा। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। आप उज्जैन के भी उज्जैन आपने मीटिंग ली, सिंहस्थ में पिछली बार भी आप नोडल अधिकारी थे जी। तो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है सिंहस्थ जी, तो इंदौर में भी उसका प्रेशर रहेगा, चारों तरफ से गाड़ियाँ सब पूरी आएगी। अभी सामान्य स्थिति में यहाँ ट्रैफिक जाम की भयानक समस्या है, तो इतने बड़े इवेंट को लेकर क्या प्लानिंग है? एक्चुअली आप सभी की जानकारी में होगा कि आगामी सिंहस्थ जो 2028 में होना है उसको लेकर के कई सड़क और कई मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है। जैसे इंदौर और उज्जैन, इंदौर उज्जैन रूट वो 6 लेन हो रहा है, और भी बाकी मार्गों पे आपकी जानकारी होगी। ओंकारेश्वर मार्ग का भी चौड़ीकरण हो रहा है। और जो जाम की स्थिति है वो आपको हमारे आईजी रूरल साहब हैं, उन्होंने उसको देखा है, वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा उनको ब्रीफ करें, क्या क्या प्रयास आपने किए हैं। हमारे साथी अधिकारी आपको बताएंगे। जो डायरेक्ट ये जो जाम जो लग रहा है हाईवे पे छिपरा के आसपास, उसमें बेसिकली जो मेन रोड था उस मेन रोड पे निर्माण का कार्य चल रहा था। समय रहते हुए थोड़ी सी उसमें जो काम होनी चाहिए थी जो एजेंसी के द्वारा वो हो नहीं पाई, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। जब ये स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई, बारिश हो गया और रोड जो सर्विस रोड था वो भी ख़राब हो गया, तो फिर हमने प्लान किया कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको हम डाइवर्ट करें। तो ये मानपुर के जगह से हम लोगों ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, जो टुवर्ड्स बरवानी से हम आ रहे हैं जो हेवी व्हीकल्स, वो धार होते हुए वो जाएंगे। फिर डकाचिया से हमने 4 व्हीलर्स जो है उनको हमने डाइवर्ट किया है। फिर देव गुरारिया से एक 4 व्हीलर्स का एक अलग रूट जो भोपाल जाना है कुछ उस तरफ भी हमने डाइवर्ट किया है। रात के समय दिन रात वहाँ काम चल रहा है। अभी सुबह तक की जो अभी तक की जो खबर है उसमें 1 लेन लगभग वो बना के तैयार कर चुके हैं। 1-2 दिन में पूरा लेन बन जाएगा। कल रात में 12 बजे से लेके 7 बजे तक बिल्कुल नो ट्रैफिक जोन रखा था ताकि निर्माण कार्य अच्छी तरह से हो जाए। हम लोग काफ़ी सजग हैं। उसमें हमने लगभग 50 के आसपास पुलिस बल दिया है, 15 होमगार्ड दिए हैं। कुछ NHAI से बात करके उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनसे वो लोग कुछ लोग वहाँ से लें किराए पे, और इस तरह से लगभग 70-80 लोगों की टीम बना के अलग अलग पॉइंट्स पे ट्रैफिक के मैनेजमेंट कर रहे हैं। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले दीपेंद्र सिंह के परिवार को न्याय मिला है। तेज रफ्तार से आ रहे एक कंटेनर की टक्कर से हुई इस दर्दनाक घटना के बाद मृतक के परिजन द्वारा दायर मुआवजा याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय में बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 38,44,000 का मुआवजा 1 माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। दीपेंद्र सिंह जो जय भारत सेल्फ कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, महेश्वर जाते समय तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से उनकी मौत हो गई। कंटेनर उनकी बाइक से टकराकर पलट गया, जिससे मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी, 2 छोटे बच्चे और माता पिता से न्यायालय में मुआवजे की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मृतक की मासिक आय 19,000 मानते हुए 40% भविष्य संभाव्यता जोड़कर मुआवजा तय किया है। यह राशि दुर्घटना की तिथि से निर्णय तक 6% वार्षिक ब्याज दर से दी जाएगी। 30 दिन में भुगतान न होने पर 9% ब्याज देना होगा। बीमा कंपनी की आपत्तियां कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर खारिज कर दी। वर्ष 2022 में दीपेंद्र सिंह जी अपनी मोटरसाइकिल को सही साइड व सीमित गति से चलाकर महेश्वर तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से अंध गति से आ रहे कंटेनर ने उन्हें टक्कर मार दी थी तथा जो कंटेनर है वो उन्हीं की मोटरसाइकिल पर ही पलट गया था, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात उनकी पत्नी ओम शिवाजी तथा उनके 2 बच्चे एवं माता पिता के द्वारा मेरे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष हमने क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को तर्क श्रवण करने के पश्चात में 38,44,000 रुपये दिए जाने के आदेश दिए हैं। यह मामला में जो विशेष बात रही है, इसमें जो सेल्समैन के पद पर यह कार्य करते थे प्राइवेट कंपनी में, और कोर्ट ने यह माना कि जो भले सेल्स का काम करते हैं किंतु उनकी जो आय है उनको प्रमाणित पाया गया और उन्हें 19,000 रुपये प्रति माह की आय
कोर्ट ने मानी। इस पर उन्हें 40% की दर से जो उनका फ्यूचर है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस की राशि भी 40% की दर से दी गई है। क्या विशेष रहा है इसके प्रकरण में? इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि इन्हें घटना दिनांक से लेकर अवार्ड दिनांक तक 6% की राशि की दर से इन्हें ब्याज मिलेगा और यह संपूर्ण राशि प्रार्थीगणों को 1 माह में बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान की जाएगी। यदि 30 दिन से अगर 1 दिन भी ऊपर होता है तो संपूर्ण राशि पर 9% की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया है। कौन सी बीमा कंपनी की? इसके अंदर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ यह माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि भुगतान करना होगी। यह इंदौर के ही रहने वाले हैं। यह जो जय भारत सेल्स कंपनी है उसी के अंदर ही सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। कितने दिन में फैसला? यह लगभग 2 साल और कुछ महीने इसमें ट्रायल चला है और बीमा कंपनी ने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए थे, जिसमें बीमा कंपनी ने घटना को प्रमाणिक मानने से भी इनकार किया था, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा सभी तर्क पर अपने सभी तर्कों को श्रवण करने के पश्चात में यह आदेश दिए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में फ्लैट के ठेकेदार सिलोम के ससुराल रतलाम से पुलिस द्वारा सोने चांदी के जेवरात और सबूत जुटाए हैं। अब उन जेवरातों के मिलान को लेकर दोनों ही परिवार के सदस्यों से तमाम पूछताछ की जा रही है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे, जहां शिलांग पुलिस ने उनसे शादी के दौरान सोनम रघुवंशी को दिए गए आभूषणों को लेकर पूछताछ की। पुलिस ने उन सभी गहनों की तस्वीरें भी मंगवाई जो शादी में दिए गए थे। अब उन्हीं तस्वीरों के आधार पर जब्त सोने चांदी के आभूषणों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही लैपटॉप बरामद हुआ है, वह सोनम रघुवंशी का बताया गया। इसी सिलसिले में पुलिस गोविंद रघुवंशी से भी पूछताछ कर सकती है। शिलोंग पुलिस मुझे बुलाया था, पूछताछ के बुलाया था मुझे, तो जो रकम हमने चढ़ाई थी ना उस रकम की जानकारी के लिए बुलाया था, जो कि मेरे पास फ़ोटो वगैरह वो सारी थी रकम की, वो सारी फ़ोटो हमको मैंने शेयर करी है और उसमें जो है उनने मुझे कहा था इसमें कौन सी फ़ोटो में से जो कुछ मिलेगी हम कुछ जानकारी आपको देंगे। कितने सोने चांदी के जेवरात मिली है, कितने कीमत? नहीं, ये मिला कितना है इसकी मुझे जानकारी मुझे दी नहीं है, बस जो अपन ने चढ़ाया था ना उसकी सारी फ़ोटो को शेयर करी मैंने है और उसी के अनुसार जो आगे वो मैच करेंगे उसमें से क्या मिला क्या नहीं मिला उन लोगों को। क्या क्या बताया इन्होंने, क्या क्या इन्होंने जब बरामद करा रतलाम से? नहीं, इसकी जानकारी मुझे दी नहीं है कुछ अभी ने। आपने क्या बताया कि राजा के कौन कौन से सोने चांदी के? नहीं, इसमें राजा की मैंने बताई मैंने इसकी है, तो राजा जो है सोने की चेन पहन के गया था यहाँ से, जो कि मम्मी ने उस टाइम पे राजा ने फ़ोटो खींच डाली थी राजा को मम्मी को, तो मम्मी ने कहा था तू चेन पहन के क्यों गया है, तो मम्मी ने बोला था, तो राजा ने बोला था मम्मी चेन में इसके लिए पहन के गया था, सोनम ने मुझे कहा था चेन पहन के तुम आना इसके लिए। और कुछ लैपटॉप भी मिला है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे दी नहीं अभी हाल। अच्छा, और कुछ बताया शिलांग पुलिस ने कि वहाँ से हमने ये लैपटॉप बरामद करा या इस तरह से? नहीं, ये जानकारी नहीं दी, खाली इतनी बताया था, तो हम लोग ने अपने रतलाम से जो है हमने कुछ मिला है हमारे को है, इतनी जानकारी दी बस, बाकी क्या मिला बता नहीं मुझे अभी। आपने कौन सा आभूषण पहचाने अभी तक आपको दिखाया? दिखाया कुछ भी नहीं मेरे को अभी ने। क्या बताया? बस पूछताछ जो अपने सामान चढ़ाया ना उस सामान के सारे फोटो को दिखाई मैंने है, अब वो फोटो से आगे मैच करेंगी चीज़ें, तो कौन सी चीज़ें हमको मिली है उसके बाद बताएंगे हमारे को। कल भी इसी जैसे कि अपने मिनी मंगलसूत्र था, उसमें चेन थी, उसमें अंगूठी थी, उसके अंदर अपने कल तो रानी हार था, छोटा हार था, कंगन था, उसके अंदर टीका था, ये सब चीज़ें फोटो में सारी दिखा दी मैंने। करीब 16-17 लाख रुपये। ये सब खूब मिले रतलाम में? नहीं, इसकी जानकारी दी नहीं मुझे अभी ने। देखिए अभी तक तो करीब 8 रुपये तो हो चुके उसमें हैं। अब क्या मांग करते हो शिलांग पुलिस से इस पूरे मामले में किस तरह से? देखिए इस प्रकार से शिलांग पुलिस काम कर रही है, इसमें हमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है, तो शिलांग पुलिस के काम में कुछ कमी छोड़ रही है, काम बहुत अच्छा कर रही है इसमें। देखिए इसमें गोविंद से पूछताछ होना चाहिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, अब वो पूछताछ तो पुलिस करेगी इस बारे में, तो कौन इसमें इन्वॉल्व कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाइक से आए 2 बदमाशों ने कुछ ही देर में स्कोडा रैपिड कार चुरा ली। इससे पहले आरोपियों ने काफी देर रेकी की। पुलिस ने फरियादी से शिकायती आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घटना प्रोफेशनल गैंग द्वारा किए जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। एमआईजी इलाके में रविवार को कार चोरी की वारदात हुई। अनूपनगर निवासी प्रतिभा नांदेचौर की घर के बाहर खड़ी कार कुछ ही मिनटों में चुरा ली गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बाइक में आए 3 युवक कार के पास पहुंचे। 2 ने पहले रेकी की और फिर लॉक तोड़कर कार लेकर फरार हो गए। प्रतिभा ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।